नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं आपका मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए ट्रक ड्राइवर से जुड़ी हुई एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक स्टोरी लेकर के आया हूं। ये स्टोरी केवल एक ट्रक ड्राइवर से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि आप लोग भी इससे पूरी तरह से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये हादसा केवल एक ट्रक ड्राइवर के साथ ही नहीं बल्कि किसी के साथ भी हो सकता है। अक्सर ज्यादातर लोगों का रातों में अकेले सफर करना आजकल आम बात हो गई है। कईयों को अपने काम से रिलेटेड आधी रात को सफर करना पड़ता है, तो कई बार हम घूमने जाते हैं तब भी हमें आधी रातों में चलना पड़ता है, और कभी सुनसान सड़क पर हम देखते हैं कि कोई मदद के लिए खड़ा है। अब देखिए, ऐसी सुनसान जगहों पर किसी भी बच्चे या किसी भी औरत की मदद करना हमारा फर्ज है, लेकिन कई बार यही मदद हमें भारी पड़ जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि जो हमें सामने दिख रहा है वो सच है या केवल एक माया से रचा गया ढोंग है। और ऐसा ही हादसा आज हमारे साथ एक ट्रक ड्राइवर ने शेयर किया है, और वो एक ऐसे ही जाल में फंस गए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि जिस शख्स की वो मदद करने जा रहे हैं वह एक भयानक एंटिटी हो सकती है, जो उसके पूरे परिवार को तबाह कर सकती है। और आखिर में हुआ भी यही। तो जिस ट्रक ड्राइवर ने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है, और उनका नाम है अहमद, और वो जम्मू के रहने वाले हैं। अब आप ये तो जानते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स का क्या काम होता है। वो हमारे देश के अंदर एक जगह से दूसरे जगह पर माल की ढुलाई करते हैं, और कई बार उनको रातों को सफ़र करना पड़ता है। तो एक बार अहमद भी ऐसे ही अपने काम से गुजर रहे थे, और उनका सामना एक ऐसी भयावह घटना से हो जाता है जिसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। उस समय तो उन्होंने उस घटना पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहीं पर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अपने साथ अपने घर पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत लेकर के पहुंच गए, और वो मुसीबत ऐसी थी कि वो उनके घर से निकलना ही नहीं चाहती थी। और वो जो भी भयानक एंटिटी थी उसको समझने में उन्हें काफ़ी समय लग गया। जब उनके घर से 2 जवान मौतें हो गई, तब जाकर उन्हें उस चीज़ पर शक होना शुरू हुआ, और उसके बाद उनके सामने जो सच्चाई आई उसे मानने के लिए उनका दिल तैयार ही नहीं था। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो मैं कहूँगा कि इस कहानी को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और कहानी को शुरू करें उससे पहले आपसे यही कहूँगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से कमाल की स्टोरीज लेकर आते हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज़ आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां मैं दे सकूं। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टोरी को आज अहमद के पर्सपेक्टिव से ही सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मेरा नाम अहमद है और मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक ड्राइविंग में मेरे काफ़ी सारे दोस्त रहे हैं। वे लोग मुझसे अपने अनुभव साझा करते रहते हैं। उन अनुभवों में भूत प्रेत के अनुभव भी शामिल होते हैं, लेकिन मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। लेकिन आज से लगभग 5 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरी इस सोच को बदल कर रख दिया कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मेरे परिवार में मेरी भाभी हैं, उनकी 3 लड़कियां हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई का देहांत हो चुका है, इसलिए उनका सारा जिम्मा मेरे ऊपर ही है। मेरी खुद की बीवी भी है, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं है। आज मैं 45 साल का हूँ और आज भी मेरी कोई औलाद नहीं है। सभी ने कहा कि मैं बच्चे गोद ले लूं, लेकिन मैंने अपनी भाभी के बच्चों को ही अपने बच्चे बना लिया है। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह लगभग 5 साल पहले घटी थी। मैं उड़ीसा से वापस जम्मू के लिए लौट रहा था। इस बार मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे मिले थे, इसीलिए मैं घर जाते हुए बहुत खुश था। मैं हमेशा की तरह ही ड्राइविंग कर रहा था। जहां मुझे रुकना था वहां रुक रहा था, और जहां सफ़र करना था सफ़र कर रहा था। मुझे आज भी वो रात अच्छे से याद है। जनवरी की सर्द रातें थी। वह रात शांत और गहरी थी। वक्त धीमे धीमे बीत रहा था। कोहरे ने अपनी चादर से रात को ढक लिया था। रात लगभग 1 बजे का समय रहा होगा। हर तरफ धुंध ही धुंध थी। कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, जिसके चलते मुझे अपने ट्रक की स्पीड को धीमा करना पड़ा।
मैं अंबाला जगाधरी राजमार्ग पर चल रहा था। अचानक मेरी नजर एक एक्सीडेंट हुई कार पर पड़ती है। कार की हालत काफी बुरी थी। मैं ट्रक से बाहर उतरा और देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। मैं उस कार के पास गया तो देखा कि उसमें एक आदमी बेहोशी की हालत में पड़ा है। कार थोड़ी सी खाई की तरफ झुकी हुई थी। पहले मैंने सोचा कि उस आदमी को निकाल लेता हूं, फिर मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कार को मात्र छूने से ही कार नीचे गिर जाए, इसलिए मैंने रिस्क लेना सही नहीं समझा। मैंने पुलिस को फोन करने के लिए जैसे ही अपना मोबाइल निकला तो देखा मोबाइल में भी टावर नहीं आ रहे थे। वह आदमी इशारे से मुझे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा, जबकि उसे तो मेरी मदद की जरूरत थी। उस समय मैं उसके इशारे को नहीं समझ पाया, लेकिन आज मैं सब कुछ समझ चुका हूं। मैं कुछ देर वहीं रुककर किसी अन्य मुसाफिर का इंतजार करने लगा कि उनकी मदद से इस आदमी को निकालकर अस्पताल तक ले जाऊं, लेकिन आधे घंटे तक कोई नहीं आया और अंत में उस आदमी ने दम तोड़ दिया। ये सब हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमेशा हाईवे पर अपना ट्रक चलाते थे तो हमें कई बार इस तरह के एक्सीडेंट देखने को मिलते थे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का था कि मैं चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन मुझे भी बस इसी बात का डर था कि मेरे छूने मात्र से वह गाड़ी खाई में जा सकती थी। खैर, जब मैंने देखा कि मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैंने वापस अपना रास्ता तय करने की सोची, लेकिन जैसे ही मैं अपने ट्रक की तरफ मुड़ा, मुझे पेड़ के नीचे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। वह बच्चा पूरी तरह से काला था और काला रंग भी ऐसा जैसे धूप में पक गया हो। उस बच्चों ने अपने शरीर पर कोई भी गर्म कपड़ा नहीं पहन रखा था, केवल कमर से घुटने तक एक गमछा पहन रखा था, वो भी सूती का। उस बच्चे ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मैं उस बच्चे के पास गया और उससे पूछा कि तुम कौन हो। उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। उस धुंध में और अंधेरे में केवल उस बच्चे की आंखें चमक रही थीं। मैंने उससे पूछा, क्या तुम उस कार वाले को जानते हो? तो उसने ना में सिर हिला दिया। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तो वो कुछ नहीं बोला। जब मैंने उसके शरीर की तरफ ध्यान दिया कि उसने इतनी ठंड में कुछ नहीं पहन रखा है, तो मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने अपनी जैकेट उतारकर उसे दे दी। उसने मुस्कुराहट के साथ वह जैकेट पहन ली। मैंने उससे उसके घर के बारे में पूछा तो उसने इधर उधर देखा, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। इसके बाद मैं जाने लगा, क्योंकि मैं किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। मुझे नहीं पता कि वह लड़का कौन था। हो सकता है वह किसी डाकू के गिरोह का सदस्य हो और यह सब उसकी चाल हो। यही सोचकर मैंने वापस ट्रक पर जाने का फैसला किया, लेकिन वह बच्चा मेरे पीछे पीछे आ गया और मुझे देखने लगा। मैं ट्रक में अपनी सीट पर बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, मेरे पीछे क्यों आए हो? यह सवाल पूछने पर वह रोने लगा। मैंने गुस्से से अपना हाथ स्टीयरिंग पर पटका और अपनी आंखें बंद की। मुश्किल से 1 या 2 सेकंड के बाद मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वह बच्चा मेरी बराबर वाली सीट पर था। मैंने हैरानी से उस बच्चे से पूछा, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम मेरे ट्रक में क्यों बैठे? वह बच्चा बोला, मुझे आपके साथ जाना है, मैं अकेला हूं। इतना कहने के बाद ही वह बच्चा रोने लगा। बच्चे की आवाज बहुत भारी थी। पहले तो वह बच्चा धीमी धीमी आवाज में रो रहा था। जब मैंने उसकी बातों को अनदेखा किया तो वह जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना मुझे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने उसे चुप कराया। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ, चलो मेरे साथ चलो। मैंने सोचा था कि इस बच्चे को कल सुबह किसी पुलिस थाने पर पहुंचा दूंगा और अपना पीछा काटूंगा। वह लड़का पूरे रास्ते चुपचाप मेरी बराबर वाली सीट पर बैठा रहा। न मैंने उससे कुछ पूछा और न उसने मुझे कुछ बताया। अगली सुबह करीब 10 बजे तक मैं जम्मू पहुंच चुका था। मैं इस बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन जाने ही वाला था कि अचानक मेरे दिमाग में आया कि चलो पहले घर हो आता हूं। स्टेशन तो काफी दूर है, शाम को इसे पुलिस स्टेशन पर छोड़ दूंगा। यह सोचकर मैं अपने घर चला गया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। घर पर मुझे देखकर सब बहुत खुश थे। मेरी भाभी के 3 बच्चे आकर मुझसे लिपट गए। फिर तभी उनका ध्यान इस बच्चे पर गया। उन्होंने मुझसे पूछा, चाचा यह लड़का कौन है? तो मैंने कहा,
कोई नहीं बेटा, मेरे दोस्त का लड़का है। अब वह लड़कियां ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें पूरी बात क्या ही बताता। लेकिन जब मुझसे मेरी भाभी नूरी और मेरी बीवी शाहीन ने पूछा तो उन्हें मैंने रात की सारी बात बता दी। मेरी भाभी ने मुझे इस बात के लिए डांटा कि तुम ऐसे ही किसी के बच्चे को घर कैसे ला सकते हो, तुम्हें वहीं इसका घर का पता करना था और छोड़कर आना था। मैं सफाई दी, लेकिन इतनी रात को मैं कहाँ इसका घर ढूंढता, मुझे अपने घर भी तो वापस आना था। मैं बातें कर ही रहा था कि तभी मेरी छोटी भतीजी, जो कि बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी, अचानक उसके सिर पर चोट लग जाती है और लगातार खून बहने लगता है। मुझे आए हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि यह सब कुछ हो गया था। मैं तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचा और वहां उसका इलाज करने लगा। उस समय वह बच्चा मेरे घर पर शाहीन के साथ ही था और मेरी भाभी मेरे साथ थी। मेरी भतीजे के सिर पर टांके आए थे और शाम तक डॉक्टर ने उसे वापस घर भेज दिया था। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने पाया कि शाहीन उस बच्चे से काफी घुल मिल गई है। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने उस बच्चे से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूं, तो वह मना करने लगा। मैंने उससे काफी जिद की, लेकिन वो भी अपनी जिद पर अड़ा ही रहा। तभी शाहीन ने कहा, सुनिए, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मैं भी शाहीन की बात सुनने के लिए कमरे में चला गया। शाहीन ने मुझसे कहा, देखिए, यह बच्चा मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो लगता है कि अल्लाह ताला ने कहीं ये बच्चा हमारे लिए ही तो नहीं भेजा है। पता है आपको, यह बेचारा कई दिनों का भूखा था। जब मैंने इसे खाना दिया तो यह एक ही साथ सारा खाना खा गया। हम इसे रख लेते हैं ना। आप ही कह रहे थे कि इसका शायद कोई नहीं है। आपने रास्ते भर इससे पूछा कि कौन हो, कहाँ रहते हो, लेकिन ये कुछ नहीं बता पाया। आप इसे अल्लाह का तोहफा समझकर यहीं रख लो ना। मैंने शाहीन से कहा, शाहीन, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं ऐसे ही किसी के बच्चे को नहीं रख सकता। मैंने इतने सालों बाद आज भी किसी बच्चे को गोद नहीं लिया, जबकि हमारे तमाम रिश्तेदार हमें बच्चा देने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी मैंने नहीं लिया। तो तुम इस लड़के के लिए कैसे कह सकती हो? मैं तो जानता भी नहीं हूं ये आखिर है कौन। शाहीन गुस्से में कहती है, बस आपने तो जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर है। आपको तो बस अपनी पड़ी रहती है कि बच्चा अपना हो। अपना अपना ही होता है। भला यह भी कोई बात है? बच्चे किसी का भी हो, बच्चा बच्चा होता है। मैंने शाहीन को समझाया, बच्चे तो हैं, घर पर भाभी के 3 बच्चे हमारे ही तो बच्चे हैं। शाहीन फिर गुस्से में बोली, हाँ मानती हूं हमारे ही है, लेकिन मेरे तो नहीं है ना। मुझे मेरा चाहिए, एक ऐसा बच्चा जो मुझे माँ कहे। भाभी के बच्चों की तो माँ है ना, वह उन्हें अपनी माँ कहते हैं। मुझे तो नहीं कहते, मुझे तो चाची कहते हैं। मैं शाहीन को काफी समझाता रहा, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही और फिर हार कर मुझे उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। बाद में मुझे भी यही सही लगा कि यह बच्चा अकेला तो था ही, चलो पाल लेते हैं, जो इसके नसीब में होगा इसे मिलेगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह लड़का हमारे नसीब का क्या हाल करेगा। रात के खाने का समय था, तभी पड़ोस का एक आदमी आया और मुझसे मेरी भतीजे के बारे में पूछने लगा कि इसके कुछ देर पहले चोट लगी थी। वह आदमी मुझसे बोला, अरे मैंने सुना है कि तुम्हारी भतीजी के काफी चोट लगी है और बहुत सारा खून बह गया। बच्चे बता रहे थे कि गली में बाहर बहुत खून ही खून हो रखा था। मैंने कहा, हाँ भाई साहब, बच्चे खेलते खेलते ऐसे ही करते हैं। तभी मेरी बड़ी भतीजी कहती है, अरे अंकल, अब तो कोई खून नहीं है, सारा खून कुत्तों ने साफ कर लिया। यह सुनकर मैं हंसने लगा और कहने लगा, अरे सफिया, कुत्तों ने खून पी लिया। मेरी भतीजी बोली, हाँ चाचा, जब आप मरियम को लेकर अस्पताल गए थे तब बाहर काला कुत्ता आया था और वह उस खून को चाटने लगा। बेचारा बहुत प्यासा था, उसने सारा खून ऐसे साफ कर दिया जैसे वहां पर कभी कुछ था ही नहीं। ये सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, लेकिन मैंने इस बात पर इतना गौर नहीं किया। रात हुई, हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद हम सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। शाहीन ने उस बच्चे को भी हमारे साथ हमारे कमरे में ही सुलाया था। रात लगभग 3 या 4 बजे का समय रहा होगा। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि वह लड़का कमरे में नहीं है।
शाहीन सुकून के साथ सो रही थी। अब भले ही वह लड़का हमारा नहीं था, लेकिन था तो बच्चा ही ना, इसीलिए मुझे उसकी फिक्र हुई और मैं उसे ढूंढने बाहर गया। वह मुझे ना बरामदे में मिला और ना ही आंगन में मिला। उसके बाद मैं छत पर गया तो देखा कि वह छत पर एक कोने में बैठा है और आसमान की तरफ देख रहा है। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उससे पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी इतनी रात को? तो वह बोला, मैं यही सोऊंगा। मुझे सुनकर बड़ा अजीब लगा कि इतनी ठंड में कोई कैसे सो सकता है। जनवरी की ठंड थी, हवा भी चल रही थी और ओस भी पड़ रही थी। मैंने उससे कहा, नहीं बेटा, नीचे चलो, यहां रहोगे तो ठंड लग जाएगी। तो वह बोला, मुझे नीचे नींद नहीं आ रही है। जब मैं अपने घर था तो मैं खुले आसमान के नीचे ही सोता था, मुझे यही सोना है। ये कहकर वह जिद करने लगा। जब वह नहीं माना तो फिर मैंने उसे एक कंबल दिया और कहा, ठीक है, ये कंबल लेकर सो जाओ। उसे कंबल देकर मैं वापस कमरे में आ गया, लेकिन उसके बाद मुझे ठीक से नींद नहीं आई। कुछ ही देर बाद सुबह भी हो गई। मैं उठा, नमाज पढ़ी, फिर मेरे बाद शाहीन उठी। जब वह उठी तो उसने उस बच्चे को वहां नहीं देखा। वह मुझसे पूछने लगी कि वह लड़का कहाँ गया। मैंने शाहीन को बता दिया कि वह कह रहा था कि उसे खुले आसमान में ही नींद आती है। शाहीन को भी यह बात अजीब लगी। वह तुरंत छत पर गई और उस बच्चे को गोद में भरकर नीचे ले आई। वह बच्चा सो रहा था। जब शाहीन ने उसे बिस्तर पर लिटाया तो वह उठ गया और शाहीन को प्यार भरी नजरों से देखने लगा। वो लड़का शाहीन से ऐसे लिपट गया जैसे शाहीन सच में उसकी मां हो। शाहीन को उस बच्चे के रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस लड़के ने अपना नाम तो बताया नहीं था, इसीलिए शाहीन ने उसे जुनैद नाम दे दिया था। शाहीन जुनैद को जितना प्यार करती थी, मेरी भाभी नूरी जुनैद को उतना ही नापसंद करती थी। शाहीन जुनैद के आने से काफी खुश थी, जबकि नूरी भाभी किसी न किसी बात पर जुनैद को डांटने का बहाना ढूंढती थी। एक दिन नूरी भाभी ने जुनैद के थप्पड़ मार दिया तो शाहीन नूरी भाभी से बहुत लड़ी। भाभी ने शाहीन को बहुत बुरा भला बोला, यहां तक कि शाहीन रोने लगी और उस दिन के बाद से नूरी भाभी के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। उन्होंने मुझसे कई बातों को लेकर शिकायत थी, जिसमें से चंद बातें मैं आपको बता रहा हूं। एक दिन मैं और शाहीन सभी बच्चों को बाजार लेकर गए थे। उधर घर पर नूरी भाभी अकेली थी, इसीलिए उन्होंने अंदर से घर का दरवाजा बंद कर लिया था। फिर वह अपने काम पर लग गई। भाभी चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं कि तभी लकड़ियां खत्म हो गईं। वह कुठिया से लकड़ी लेने चली गई। वो बस गई और आई थी कि देखा जिस चिमटे से रोटियां सेंक रही थी वो दीवार पर टंगा है। भाभी ने मुझे बताया था कि उन्हें अच्छे से याद है, वह चिमटा चूल्हे के पास छोड़कर गई थी। इस 2 मिनट में वह चिमटा अपने आप दीवार पर कैसे टंग गया, उन्हें भी समझ नहीं आया और घर में भी कोई और दाखिल भी नहीं हुआ था। उन्होंने खुद कुंडी लगाई थी और कुंडी खोली भी तब थी जब हम लोग वापस आए थे। जब उन्होंने मुझे यह बात बताई तब मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और मैंने उन्हें यही कहा कि तुम्हारा वहम होगा, तुम ही ने वो चिमटा दीवार पर टांगा होगा और तुम भूल गई होंगी। वह पहला वाकया था जो नूरी भाभी के साथ घटा था, जिस पर उन्होंने भी मिट्टी डाल दी थी। 1-2 दिन बाद नूरी भाभी का और शाहीन का फिर से झगड़ा हुआ, जिस पर नूरी भाभी ने शाहीन को मारने तक की बात कह दी थी। ऐसा हमारे घर में पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे इन सब की वजह वो बच्चा लग रहा था जिसे नूरी भाभी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उस रात नूरी भाभी अपनी तीनों लड़कियों के साथ अपने कमरे में सो रही थी। उन्होंने आंखें बंद ही थी कि तभी कुछ सामान गिरने की आवाज से उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी अलमारी से ही कुछ किताबें नीचे गिर गई हैं। उन्होंने किताबें उठाकर रख दी, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पर आकर लेटी, दोबारा अलमारी का दरवाजा खुला और किताबें एक एक करके फिर से नीचे गिरने लगी। इस बार नूरी भाभी डर गई थी। वह डरते डरते वापस अलमारी के पास गई और एक एक करके किताबें अलमारी में रखने लगी। जैसे जैसे वह एक एक किताब अलमारी में रख रही थी, वैसे वैसे ही किताब एक एक करके नीचे गिर रही थी। इस घटना से मेरी भाभी घबरा गई थी और भागकर आंगन में चली गई। उन्होंने मुझे आवाज लगाई और सारी बात बताई।
जब मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि सब कुछ सामान्य है। सारी किताबें अलमारी में सही ढंग से रखी हुई हैं। मैंने भाभी से कहा, भाभी कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ सही तो है, कहाँ कोई किताब नीचे गिर रही है, दिखाओ मुझे। भाभी ने कहा, अरे अहमद, मैं सच कह रही हूं। सच में किताबें अपने आप नीचे गिर रही थीं और जब मैं किताबें अलमारी में रखती तो वापस नीचे गिर जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर किताबें नीचे गिरा रहा हो, लेकिन मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने भाभी से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके कमरे के बाहर ही सो जाता हूं। इतना कहने पर वह शांति से सो गई। अगली सुबह मेरी बड़ी भतीजी की चीखने की आवाज आने लगी। मैं उनके कमरे के बाहर ही सोया हुआ था। उसके चीखने की आवाज से मेरी नींद खुली और मैं भागकर कमरे में गया और जो मैंने देखा, मैं देखकर हैरान हो गया। मेरी भाभी की लाश पंखे से बंधी हुई थी। फांसी का फंदा लटका हुआ था जो कि उनके दुपट्टे का ही बना हुआ था। उनके दोनों हाथ हवा में अकड़े हुए थे। मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ था। नूरी भाभी की जीभ काफी ज्यादा बाहर निकली हुई थी और आंखें दोनों खुली हुई बाहर की तरफ आ रही थी। दोनों हाथ हवा में ऐसे खड़े हुए थे जैसे जबरदस्ती किसी ने पकड़ रखे हैं। उनकी दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उनका यह हाल देखकर मेरा सिर वहीं चकराने लगा। मैं जमीन पर बैठ गया। कुछ देर मैंने अपने सिर को दबाया और फिर नॉर्मल हुआ। बच्चों का रोना चीखना देखकर शाहीन भी उठ चुकी थी। वह जुनैद को गोद में लेकर भाभी के कमरे में आई तो वह भी चौंक पड़ी। भाभी की ऐसी हालत देखकर हमने अपना आपा खो दिया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ। मैंने भाभी की लाश को नीचे उतारा तो भाभी की लाश अभी भी ऐसे ही अकड़ी हुई थी। मैंने उनके हाथों को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वे सीधे नहीं हो रहे थे और उनके पैर पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह जन्मजात ऐसे ही हो, पीछे की तरफ। जब मुझे यह बात असामान्य लगी तो मैंने पड़ोस के एक आदमी को बुलाया और मेरी भाभी को लाश को दिखाया। वो भी भाभी की लाश को देखकर हैरान था कि यह उनकी लाश का क्या हाल हो गया है। मैंने उन्हें बताया कि उनकी लाश पंखे से लटकी हुई थी और मैंने ही भाभी को नीचे उतारा है। इस पर उन्होंने मुझे थोड़ा डांटा भी कि तूने लाश को हाथ क्यों लगाया, अगर यह पुलिस केस हुआ तो फिर तू फंसेगा। लेकिन उस वक्त मैंने इस बात की परवाह नहीं की थी। आखिर वह मेरी भाभी थी। मैं उन्हें इस तरह से कब तक लटका हुआ देखता रहता। उस समय मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, क्योंकि मैं छोटे से गांव में रहता था, इसीलिए गांव में ज्यादा लोग भी नहीं थे। जब लोगों को पता चला कि मेरी भाभी मर चुकी है और बहुत ही अजीब तरीके से मरी है, तो लोगों ने यही कहा कि इस बात को बाहर मत निकलने देना, वरना पुलिस आकर इन्हें परेशान करेगी। ये लोग तो वैसे ही इतने परेशान हैं। मोहल्ले वालों की मदद से मैंने अपनी भाभी का कफन दफन करा दिया। मेरे मोहल्ले के लोग बार बार मुझसे यही सवाल कर रहे थे कि आखिर नूरी को क्या हुआ था, उसकी ऐसी हालत किसने कर दी। कुछ लोग ये भी जानते थे कि एक दिन पहले नूरी का शाहीन से झगड़ा हुआ था। उन लोगों ने मुझे इस बारे में कहा भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शाहीन ने ही नूरी को मारा हो। लोग यह बात खुलकर कहते हुए कतरा रहे थे, क्योंकि शाहीन मेरी बीवी जो थी, लेकिन मैं जानता हूं शाहीन ऐसा कभी नहीं कर सकती। एक दो दिन बाद मैंने अपनी बड़ी भतीजी सफिया से पूछा, सफिया उस रात को क्या हुआ था, सच सच बताना। सफिया ने कहा, चाचा मुझे बस इतना पता है कि जब रात में एक बार मम्मी उठी थी, जब उन्होंने आपको भी उठाया था, यह कहकर कि अलमारी से किताब में नीचे गिर रही है। तब मुझे भी कुछ गिरने की आवाज आई थी, लेकिन मेरी नींद नहीं खुली थी। मुझे भी बार बार लग रहा था कि कोई बार बार सामान गिर रहा है। फिर जब मम्मी ने आपको शोर मचाकर उठाया और हम भी उठ गए। आप तो बाहर चले गए थे, लेकिन मैंने देखा कि सच में अलमारी से किताबें अपने आप गिर रही थीं। मैंने अम्मी से कहा भी कि मैं आपको बुला लाऊं, लेकिन अम्मी ने मना कर दिया और हम दोनों को सोने के लिए कहा। मरियम तो पहले ही सो चुकी थी। मम्मी ने हम दोनों को सुला दिया। फिर हमें नहीं पता क्या हुआ और हम लोग जब फज्र में उठे तो हमने अम्मी को इस हाल में देखा। कहते कहते सफिया रोने लगी। सफिया की उम्र 12 साल की थी।
वह थोड़ी समझदार थी, लेकिन थी तो बच्ची ही। उन बच्चों के सिर से उनकी माँ और बाप दोनों का साया उठ चुका था। अब जो कुछ भी थे, मैं और शाहीन ही थे। इधर उधर से शाहीन के कानों में भी ये बातें आई कि शाहीन और नूरी का झगड़ा चल रहा था और लोग शाहीन पर भी शक कर रहे थे। शाहीन को भी बहुत बुरा लग रहा था कि अब उस पर शक किया जा रहा है, जबकि वह तो कुछ भी नहीं जानती थी। फरवरी का दूसरा हफ्ता चल रहा था और तब ठंड के साथ बारिश भी थी, जिस वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई थी। एक हफ्ते तक धूप देखने को नहीं मिली थी। सब लोग धूप देखने के लिए तरस चुके थे। मैं तो 2 दिन से नहाया ही नहीं था, इतनी ठंड लग रही थी। लेकिन जुनैद, वह तो दिन में 2 बार नहाता था, और वो भी ठंडे पानी से। पहले तो मुझे यह नॉर्मल लगा। मैंने सोचा कि हो सकता है जहां यह रहता था वहां ठंड में भी ठंडे पानी से नहाते होंगे, लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड में भी कोई ठंडा पानी से कैसे रह सकता है। मैंने इस बारे में शाहीन से कहा तो शाहीन बोली, अरे वो बहुत मजबूत बच्चा है, उसे कुछ नहीं होगा। मैंने तो उसे कई बार गर्म पानी करके नहलाने की कोशिश की, लेकिन गर्म पानी से तो वह ऐसे भागता है जैसे इस समय हम ठंडे पानी से भागते हैं। ये बात मुझे और भी अजीब लगी। मुझे घर आए हुए लगभग 20 दिन हो चुके थे। 3 दिन बाद मुझे माल लेकर नई जगह जाना था। इसी बीच मुझे मेरे 2 पुराने दोस्त मिलने आए, क्योंकि वह जानते थे कि मैं 3 दिन बाद 8 दिन के लिए बाहर चला जाऊंगा। उन्हें लगा फिर क्या पता मैं उनसे कब मिल पाऊं, इसीलिए उन लोगों ने मुझसे दावत मांगी, तो मैंने उन्हें भी खुशी खुशी अपने घर आने के लिए आमंत्रित कर दिया। शाहीन ने उस दिन अच्छा खासा गोश्त बनाया था, लेकिन जब मेरे दोस्त आए और उनके खाने की बारी आई तो शाहीन हैरान हो गई। हंडिया में कुछ भी नहीं था। हंडिया ऐसे साफ पड़ी थी जैसे किसी ने चाट चाट के खाई हो। शाहीन यह देखकर घबरा गई और मुझे अकेले में बुलाकर सारी बात बताई। मेरे लिए भी यह हैरानी की बात थी, लेकिन इस समय तो मेरे दोस्तों को खाना खिलाना जरूरी था। अब गांव का इलाका था, रात में वहां क्या ही मिलता। इसलिए उस दिन मैंने उन्हें आलू की सब्जी और चावल बनाकर ही खिला दिए। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। मुझे बहुत ही अजीब लगा कि मैंने बड़ी खुशी खुशी उनकी दावत की थी और उन्हें दावत में क्या खिलाया, आलू और चावल। अब उस रात मैं और शाहीन यही सोचते रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हंडिया से सारा का सारा खाना कैसे गायब हो सकता है। अच्छा, उस दिन मैंने एक बात और नोट की थी। जुनैद का पेट और दिनों के मुकाबले उस दिन ज्यादा फूला हुआ था, और जब हमने आलू चावल बनाए थे, शाहीन उसे खिलाने बैठी थी तो उसने साफ मना कर दिया था। ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों मेरा मन उसकी तरफ इशारा कर रहा था कि कहीं हंडिया जुनैद ने ही तो नहीं खाई है, लेकिन दूसरी तरफ मेरा दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह एक 4 साल का बच्चा था। वह इतनी बड़ी हंडिया कैसे खा सकता था। मेरी भाभी को खत्म हुए अभी 15 ही दिन हुए थे और 2 दिन बाद मैं जाने वाला था कि इसी बीच मेरे साथ एक घटना और हो गई। एक दिन मेरी बड़ी भतीजी सफिया जुनैद को शैतानी करता देख उसे डांटना लगी। शाहीन ने जब सफिया को देखा तो शाहीन सफिया पर भी गुस्सा करने लगी और कहने लगी, तू भी तेरी माँ की बोली बोल रही है। जैसे माँ मेरे बच्चे के पीछे पड़ी थी, वैसे ही बेटी मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है। शाहीन की इस बात का सफिया को बुरा लगा और वह भी अपनी चाची से तू मैं करने लगी। ये देखकर जुनैद गुस्से से सफिया को घूर रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थी। मैं तख्त पर बैठा हुआ शाहीन को बार बार चुप करा रहा था, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुन रही थी। मैं सफिया को भी चुप करा रहा था, वो भी मेरी नहीं सुन रही थी। मैं एक नज़र दोनों को झगड़ा करते हुए देखता, फिर एक नज़र जुनैद को देखता। जुनैद लगातार सफिया को गुस्से से घूर रहा था। उस समय जुनैद के हाथ में एक चाय का गिलास था। वह सफिया को देखते देखते इतना ज्यादा गुस्सा होने लगा कि उसने उस गिलास को पिचका दिया। यह मेरे लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात थी कि उस 4 साल के बच्चे में इतनी ताकत कहां से आ गई। उस समय तो मैं सफिया और शाहीन के झगड़े को भूल ही गया था। मैं बस जुनैद को देखता रह गया। जैसे ही जुनैद ने वह गिलास पिचकाकर नीचे फेंका, मैंने तुरंत गिलास उठाकर देखा। यकीन नहीं मानोगे,
मैं अपने हाथों की ताकत से उस गिलास को दोबारा सीधा नहीं कर पाया। आखिर उस बच्चे में इतनी ताकत कैसे आई? अब मेरे दिमाग में शक पैदा होने लगा था कि ये आम इंसान नहीं है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता या कुछ कर पाता, उससे पहले ही उसी रात को मेरी छोटी भतीजी मरियम रोते हुए अपने कमरे से भागकर मेरे पास आई और बोली, चाचा चाचा जल्दी चलो, कमरे में जल्दी चलो, देखो ना सफिया आप ही को क्या हुआ है। उसे समय मैं और शाहीन कुछ बातें कर रहे थे। जुनैद हमारे पास नहीं था और मैंने काफी देर से जुनैद को घर में नहीं देखा था। मरियम के कहने पर मैं और शाहीन जल्दी से सफिया के पास गए। वहां जो साफिया के साथ हो रहा था उसे देखकर हम हैरान हो गए। पहली नजर में तो समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। सफिया बेड पर उल्टी सिर के बल खड़ी थी, वो भी बिना किसी सहारे के। उसके हाथ पैर ठीक वैसे ही अकड़ने लगे थे जैसे उसकी मां नूरी की अकड़ रहे थे। सफिया अजीब ओ गरीब आवाज निकाल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई दो लोग बोल रहे हों। वो क्या कह रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कुछ अलग ही भाषा में बड़बड़ा रही थी। जब मैं कमरे में गया था तो वो उल्टी खड़ी थी और मुझे देखकर वह धीरे धीरे अकड़ने लगी। उसकी आंखों की कठपुतलियां अपने आप ऊपर जाने लगी। मुझे ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा था। मैंने सफिया को पकड़कर सीधा करना चाहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्तियां उसे पकड़ी हुई है जो कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। हालांकि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने शाहीन को बुलाया और उसकी मदद ली, लेकिन हम दोनों मिलकर भी सफिया को सीधा नहीं कर पा रहे थे। अचानक हम दोनों को इतनी तेज झटका लगा और हम दीवार से जा टकराए। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हमें धक्का दिया हो। शाहीन के तो सिर पर चोट भी लग गई थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि शाहीन को संभालूं या फिर सफिया को। उधर उसकी दोनों बहनें रो रही थी। मैंने वापस सफिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही सफिया एक ही झटके में हवा में सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखें इतनी खौफनाक थी कि मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने सफिया के दोनों हाथ पकड़े और फिर अकड़न कम हुई और वो मुझे ही मारने लगी। उसके हाथों में इतनी ताकत थी कि उसका मारना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थर मार रहा है। उसने मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया। मैं यह देखकर हैरान था। मैं समझ चुका था कि यह कोई ऐसी ही बात नहीं है, जरूर कोई ऊपरी मामला है। मैं तुरंत बाहर भागा ताकि किसी की मदद ला सकूं। मैं बराबर वाले घर में गया और एक दादा को साथ में लेकर आया। जब मैं वापस आया तो देखा कि सफिया आंगन में बने हौज में गर्दन डाले खड़ी है। मैंने जल्दी से जाकर सफिया को उठाया तो अब उसका शरीर हल्का हो चुका था, लेकिन वह मर चुकी थी। उसकी आंखें और मुंह खुला हुआ था, चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने उसे पकड़कर झंझोड़ा, सफिया सफिया क्या हुआ? लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी दादाजी ने सफिया की नब्ज पकड़कर देखी तो उसकी नब्ज बंद पड़ी थी। दादाजी ने कहा, बेटा अब इसमें कुछ नहीं है। यह सुनकर मैं रोने लगा। मेरी नजर घर के बाकी सदस्यों पर गई। मुझे आंगन में कोई नजर नहीं आया, लेकिन मैंने देखा कि अंदर से दरवाजा पीटने की आवाज आ रही है। मैं भागकर अंदर गया तो कमरे में शाहीन और सफिया की दोनों बहनें बंद थीं। मैंने दरवाजा खोला तो वे लोग भागकर बाहर आए और सफिया सफिया चिल्लाने लगे। उन्होंने देखा सफिया जमीन पर पड़ी थी। मैंने शाहीन से कहा, सफिया नहीं रही। यह सुनकर शाहीन भी रोने लगी। कुछ ही देर में सारा मोहल्ला हमारे घर इकट्ठा हो गया। सभी लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। उस समय पहली बार मुझे मोहल्ले के ही पड़ोस के दादा, जिन्हें मैं घर लेकर आया था, उन्होंने कहा, अहमद जैसा तुम बता रहे हो, मुझे यह मामला ऊपरी लगता है। मेरी मानो तो किसी मौलाना को दिखा लो। कहीं तुम्हारे घर में कोई भूत प्रेत या जिन्न जिन्नात तो नहीं है। मेरा दिमाग भी थोड़ा परेशान था। जितनी भी चीज हो रही थी सब अदृश्य शक्तियों की तरफ ही इशारा कर रही थी। इसलिए सफिया का तीजा करने के अगले दिन ही मैं पास की मस्जिद में गया और वहां के इमाम को मैंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अपने साथ किसी मौलाना को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। सफिया की बहनें दिन रात रोती रहती थी, क्योंकि नूरी भाभी के मरने के बाद सफिया ही उनका बहुत ख्याल रखती थी। सबसे छोटी बेटी तो गोद की ही थी।
कभी कभी शाहीन को उसे संभालने में दिक्कत होती थी, लेकिन हैरान करने वाली एक बात और थी कि जब शाहीन को दिक्कत होती थी तो जुनैद भी परेशान हो जाता था। मैंने अपनी आंखों से देखा था, एक दिन शाहीन नेहा को लेकर गोद में सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह सो नहीं पा रही थी। शाहीन बड़े ही प्यार से उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी और अब वह थोड़ी परेशान होने लगी थी। जब जुनैद ने देखा कि उसकी माँ का सारा ध्यान नेहा की तरफ है तो उसे एक बार फिर गुस्सा आने लगा। जुनैद को यह भी एहसास हो रहा था कि उसकी माँ शाहीन नेहा को लेकर परेशान हो रही है, क्योंकि वह सो नहीं रही और रोए जा रही है। नेहा सबसे छोटी थी, वह अपनी माँ के पास ही रहा करती थी और बड़ी बहन भी उसे बहुत लगा के रखती थी। अब दोनों में से कोई भी नहीं था। ऐसे में शाहीन के लिए नेहा को संभालना और भारी होता जा रहा था। न जाने क्यों मेरे मन ने यह कहा कि नेहा को खतरा है, क्योंकि जिस तरह से सब कुछ हो रहा था, मैं नहीं मान सकता था कि जुनैद ऐसे ही नेहा को घूर रहा है। उसके दिल में नेहा के लिए नफरत पैदा हो रही थी। यह तो मैं देख ही चुका था जब नूरी और शाहीन एक बार झगड़ा कर रहे थे और उसी रात नूरी का इंतकाल हो जाता है। यह सब कुछ नॉर्मल नहीं था। तभी मुझे ध्यान आया कि जिस समय सफिया के साथ उल्टी सीधी, अजीब और गरीब हरकतें हो रही थीं, उस समय जुनैद घर में मौजूद नहीं था। न जाने क्यों मेरा ध्यान बार बार जुनैद की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि जब से जुनैद आया था घर में कुछ न कुछ तो अलग हो रहा था। जब मुझे नेहा के लिए खतरा महसूस हुआ तो नेहा को मैंने अपने पास ही रखा। ना मैंने उसे शाहीन को दिया और ना ही जुनैद के आसपास भटकने दिया। बस मैं अगले दिन का इंतजार कर रहा था कि जल्दी से मौलाना साहब आए और कोई हल बताएं। अगले दिन इमाम साहब मौलाना जावेद को लेकर घर आए और जैसे ही घर में उन्होंने अपना पहला कदम रखा, वह रुक गए। उन्होंने मन ही मन कुछ पढ़कर अपने दोनों हाथों पर फूंककर अपने पूरे शरीर पर हाथ फेर लिया। उसके बाद उन्होंने दूसरा कदम घर के अंदर रखा। जब वह घर में दाखिल हुए थे तो उनके चेहरे से तभी मालूम हो गया था कि घर में कुछ तो है। इमाम साहब और मौलाना जावेद के आते ही मैंने शाहीन को पानी लाने के लिए कहा। जब शाहीन पानी लेकर बाहर आई तब जुनैद भी शाहीन के साथ था। जैसे ही मौलाना जावेद की नज़र जुनैद पर पड़ी, वह उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगे। उन्होंने जुनैद को अपने पास बुलाया। जुनैद भी चुपचाप उनके पास चला गया और उन्हें सलाम किया। जैसे ही जुनैद ने सलाम किया, मौलाना जावेद के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। उन्होंने जुनैद का हाथ पकड़ा और दोनों हाथ एक साथ मिलकर देखने लगे। इसके बाद जुनैद के चेहरे का रंग थोड़ा उड़ने लगा। उन्होंने जुनैद को अपने पास बिठाए रखा। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन वह कुछ बुदबुदाने लगे। शायद कुरान की कोई आयतें पढ़ रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, जाओ जुनैद बेटा, तुम बाहर जाकर खेलो। उधर शाहीन चाय नाश्ता बनाने के लिए रसोई घर में चली गई और मैं इमाम साहब और मौलाना जावेद के पास बैठा रहा। मैंने उनसे पूछा, मौलाना साहब, मैं बड़ा ही परेशान हूँ। मेरे घर में बहुत ही कम दिनों में 2 मौतें हो गईं जो कि नॉर्मल नहीं थी। बाकी आपको इमाम साहब ने सब बातें बताई होगी। मुझे भी मेरे घर में अजीब सा लगता है। वैसे तो मैं इन सब बातों को नहीं मानता, लेकिन न जाने क्यों ना चाहते हुए भी मेरा दिल इन सब चीज़ों की तरफ मुड़ रहा है। अब आप ही मेरी परेशानी को दूर कीजिए। मोहल्ले की 1-2 लोगों ने कहा कि मैं इमाम साहब से जाकर मिलूं। अगर कोई ऊपरी असरात की बात है तो शायद घर में चल रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। मौलाना जावेद बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे घर में जिन्न ने डेरा डाल रखा है और कोई ऐसा वैसा जिन्न नहीं, वह एक जिद्दी जिन्न है। मैंने हैरानी से कहा, जिन्न ने? मौलाना जावेद बोले, हाँ, यह जो बच्चा तुम्हारे साथ है, यह कौन है? यह किसका बेटा है? क्योंकि यह तुम्हारी जिन्स से नहीं है, यह इंसान नहीं है। आखिर यह तुम्हारे घर में क्या कर रहा है और तुम इससे मिले कैसे? मौलाना जावेद की यह बात सुनकर मुझे अचंभा तो बिल्कुल हुआ, क्योंकि सच में वो मेरा बेटा नहीं है और ना ही मेरे किसी रिश्तेदार का बेटा है। मैंने मौलाना जावेद को जुनैद की सारी सच्चाई बता दी, जिस पर उन्होंने कहा, अच्छा, तो यह जिन्न तुम्हें हाईवे से मिला है?
देखो अहमद, मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जिन्हों को छेड़छाड़ करना इतना आसान नहीं है। उनमें हमसे ज्यादा शक्तियां होती हैं, या यूं कह सकते हैं कि शारीरिक तौर पर वह हमसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। मैं ऐसे ही जुनैद से कोई बात नहीं कर सकता और ना ही उसे इस घर से निकाल सकता हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो हो सकता है कि वो मुझ पर भी हमला कर दे, और मानो या मत मानो, लेकिन तुम्हारी भाभी और भतीजी का कत्ल भी इस जिन्न ने ही किया है, जिसे तुमने अपने घर में पनाह दे रखी है। मैंने मौलाना से पूछा, मैंने तो सुना था कि जिन्न बड़े भयानक होते हैं और यह तो एक बच्चा है। मौलाना जावेद कहते हैं, हाँ, ये बात हकीकत है, लेकिन अगर तुमने जिन्न का असली रूप देख लिया तो तुम सच में डर जाओगे। और रही बात बच्चा होने की, तो जिन्न एक आदमी के रूप में भी अपने आप को बदल लेते हैं। जिन्न बहुत तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को किसी जानवर में बदल में लेते हैं, जैसे काला कुत्ता, सांप और या फिर छिपकली। लेकिन हाँ, जिन्न हर बार बुरे हो ये जरूरी नहीं है। जिन्न भी अच्छे और बुरे हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी अल्लाह ने ही बनाया है। मौलाना जावेद मुझे यह सारी बातें बता ही रहे थे कि तभी शाहीन चाय नाश्ता लेकर आ जाती है, तो मौलाना जावेद चुप हो जाते हैं और मैं भी चुप हो जाता हूँ। इसके बाद शाहीन एक स्वेटर लेकर जुनैद को आवाज लगाती है, जुनैद बेटा, इधर आओ, स्वेटर पहन लो, बाहर ठंड हो रही है। लेकिन जुनैद साफ मना कर देता है। वो कहता है, नहीं, अभी मुझे ठंड नहीं लग रही है। यह सुनकर मौलाना जावेद मुस्कुराकर मुझे देखते हैं। मैं उनकी मुस्कुराहट को समझ नहीं पाया था कि तभी शाहीन वापस आती है और मुझसे जुनैद की शिकायत करती है। मैं शिकायत को ये कहकर डाल देता हूँ कि अरे खेल रहा है, गर्मी लग रही होगी। इसके बाद शाहीन तो वापस किचन में चली जाती है और मैं मौलाना जावेद को सफाई देता हूँ कि जुनैद हमेशा ऐसे ही करता है ना, गर्म पानी से नहाता है, ना स्वेटर पहना है। मौलाना जावेद कहते हैं, हाँ, वह स्वेटर नहीं पहनेगा क्योंकि उसे ठंड नहीं लगती। वह आग से बना हुआ है, उसे तो यह मौसम अच्छा ही लग रहा है। तुम लोगों को जुनैद से सतर्क रहने की जरूरत है। अब मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूं और मैं इमाम साहब को बता दूंगा कि तुम्हें जुनैद को मेरे पास कब लेकर आना है, और तब तक यह ताबीज रखो, अपने घर के सभी लोगों को पहना देना। इससे वो जुनैद तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मौलाना जावेद में हमें ताबीज दिए और वापस चले गए। मैंने वो ताबीज शाहीन और अपनी दोनों भतीजियों को पहना दिया। हालांकि शाहीन पूछ भी रही थी कि ये किस चीज की ताबीज है, तो मैंने ये कहा कि घर में खैरो बरकत के लिए है और कोई बीमारी दुख तकलीफ ना हो उस चीज के लिए है। तभी शाहीन बोली, अरे तो एक ताबीज और ले लेते ना, जुनैद भी तो है, उसे पहना देना, वह भी तो हमारा बेटा है। शाहीन की इस बात पर मैंने कहा, अरे वो बीमार ही कब रहता है, तुम्हें तो बीमारियां लगती रहती हैं। तो शाहीन इस बात पर भी गुस्सा करने लगती है कि आप उसे अपना नहीं मानते। फिलहाल मैं शाहीन को यह कहकर टाल देता हूं कि ठीक है, मैं उसके लिए भी एक ताबीज ले आऊंगा। उधर मुझे जुनैद से डर लग रहा था। हालांकि मैंने उसे अभी तक किसी भयानक जिन्न के रूप में नहीं देखा था, लेकिन जब मैं अपने साथ हुई घटनाओं को याद करता था तो मुझे उससे डर लगने लगता था। इधर मैं नेहा को भी संभाले संभाले फिर रहा था, क्योंकि मैं उसके लिए भी चिंता में था कि जुनैद उसे कहीं नुकसान न पहुंचा दे। उस रात जब जुनैद बाहर से खेल कूद कर घर आया तो उसे घर में घुसते ही अजीब महसूस हुआ, क्योंकि वह घर में चारों तरफ ऐसे घूम रहा था जैसे कुछ ढूंढ रहा हो या फिर कहीं छुपना चाह रहा हो। लेकिन उस दिन बात खत्म हो गई। अब अगले दिन शाहीन उसे नहलाने के लिए उसके कपड़े उतारने लगती है, लेकिन जैसे ही वह जुनैद को छूती तो उसे हल्का सा करंट लगता, एक झनझनाहट पैदा होती। शाहीन को यह बड़ा अजीब लगा और उसने मुझे इस बारे में बताया, तो मैंने कहा कि लाओ मैं कपड़े उतार दूं। अब जैसे ही मैं कपड़े उतारने चला तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। अब मैं समझ चुका था कि यह सब उस ताबीज की वजह से है। जुनैद सच में एक जिन्न था। मैं अपनी नजरें चुराने लगा और तभी जुनैद समझ गया कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। जुनैद की नजर शाहीन के गले में पड़े तावीज पर गई। जुनैद ने पूछा, अम्मी, आपके गले में ये क्या है? शाहीन ने कहा,
बेटा, यह ताबीज है, दुख तकलीफ बीमारियां, इससे ये सब दूर रहेगी। जुनैद ने पूछा, यह आपको किसने लाकर दिया? शाहीन ने कहा, और किसने? तुम्हारे पापा ने ही लाकर दिया। जुनैद उस समय वहां से भाग गया। शाहीन को भी अजीब लगा और मुझे भी। शाहीन बोली, इसे क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। मैंने शाहीन को अब तक जुनैद की जिन्न होने की बात नहीं बताई थी, क्योंकि शायद वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। जुनैद ने अपने आप को उसी कमरे में बंद कर लिया और रोने लगा। शाहीन दरवाजा पीटने लगी ताकि जुनैद दरवाजा खोल दे, लेकिन वह अंदर बैठा गुस्सा कर रहा था। जब शाहीन ने उससे उसके गुस्से की वजह पूछी तो उसने कहा, आपने गले में जो ताबीज पहन रखा है उसे उतार दो। इसे देखकर मेरी आंखों में दर्द होता है। ये काला रंग मेरी आंखों में चुभ रहा है। ये सुनकर मैंने तुरंत शाहीन से हल्के से कहा, नहीं शाहीन, तुम ऐसा मत करना, ये ताबीज मत उतारना। शाहीन हैरानी से मेरी तरफ देखती है और कहती है, क्यों, क्या हो गया? ये हो क्या रहा है? वो कह रहा है कि उसे आंखों में ताबीज चुभ रहा है। आप कह रहे हो कि ताबीज मत उतारना, आखिर ताबीज में है क्या? शाहीन उस ताबीज को छू कर देखने लगती है। अब ना चाहते हुए भी मुझे शाहीन को जुनैद का सच बताना पड़ता है। मैंने शाहीन से कहा, देखो शाहीन, तुम ताबीज को मत उतारना, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूं, तुम मेरे साथ बाहर आओ। मैं शाहीन को आंगन में ले गया और मौलाना जावेद की वे सारी बातें शाहीन को बताने लगा, जिस पर शाहीन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वो गुस्से में बोली, क्या आपका दिमाग खराब हो रहा है? आप इतने छोटे बच्चे पर जिन्न होने का इल्जाम लगा रहे हो और दो कत्ल करने का इल्जाम लगा रहे हो। आप ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती? मुझे पता है कि आप जुनैद को पसंद नहीं करते थे और ना ही उसे घर में रखना चाहते थे, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाओ। मैंने शाहीन को बड़े ही प्यार से समझाया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उस पर कोई झूठे इल्जाम नहीं लग रहा। मैंने शाहीन को हर घटना को जुनैद से जोड़कर बताया, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे जुनैद ने शाहीन पर कोई जादू कर दिया हो। उस वक्त शाहीन मुझसे बिना सिर पैर की बातें करने लगी। उसे मुझसे ज्यादा वह जुनैद अच्छा लग रहा था। जुनैद कुछ दिनों से हमारे घर पर था। मैं नहीं जानता कि उसने शाहीन को अपने वश में कैसे कर लिया कि शाहीन बस उसी की बात मानती थी। दिन रात जुनैद जुनैद करती रहती थी, जबकि वह तो हमारा खुद का बेटा था भी नहीं। उस समय जुनैद को लेकर मेरे और शाहीन के बीच में बहस छिड़ गई। मैं उसे बार बार समझा रहा था कि जुनैद एक लड़का नहीं बल्कि एक जिन्न है, लेकिन शाहीन बार बार इस बात को नकार रही थी। उधर जुनैद कमरे में लगातार रो रहा था। शाहीन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। शाहीन वापस जुनैद के पास गई और दरवाज़ा खोलने की गुहार लगाई। जुनैद ने एक बार फिर कहा कि उसे वह ताबीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी आंखों में चुभ रहा है। जुनैद ने शाहीन से कहा, अगर आप मेरी अम्मी हैं तो आप इस ताबीज़ को उतार दीजिए, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा और यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। यह सुनकर शाहीन ने जल्दी से वो ताबीज़ उतार दिया और जुनैद को आवाज़ लगाई, बेटा अब तो दरवाज़ा खोल दो, देखो मैंने वह ताबीज़ उतार कर फेंक दिया। यह सुनते ही जुनैद ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। वह बाहर आकर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। अब उसकी मुस्कुराहट को देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं शांत था। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। मुझे डर था कि कहीं वह मेरे या फिर शाहीन के साथ कुछ गलत न कर दे। वह दिन ऐसे ही कट गया। मैं रात को नेहा को लेकर बरामदे में सोया था और शाहीन जुनैद के साथ कमरे में सो रही थी। मैं बाहर तो सो रहा था, लेकिन मेरा सारा ध्यान शाहीन की तरफ था। मुझे अभी भी डर लग रहा था कि जुनैद शाहीन को कुछ कर न दे। मैं थोड़ी थोड़ी देर में दरवाजे के पास चक्कर लगा रहा था और बार बार कमरे में झांक रहा था। रात के करीब 2 बजे रहे होंगे। मेरी आंखों से नींद बहुत दूर थी। मैंने एक पल नेहा को देखा और फिर एक पल शाहीन को। मैं बहुत बेचैन हो रहा था। जो ताबीज़ शाहीन ने फेंक दिया था, मैंने उसे उठा लिया था। मैं तुरंत अंदर गया और शाहीन के गले में वह ताबीज़ डालने लगा, लेकिन तभी जुनैद और शाहीन दोनों की ही आंखें खुल गईं।
जब शाहीन ने देखा कि मेरे हाथ में वह ताबीज है तो वह मुझ पर गुस्सा करने लगी। इसके बाद हम दोनों में एक बार फिर झगड़ा शुरू हो गया। शाहीन को परेशान होता देख जुनैद एक बार फिर परेशान होने लगा। उसने मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाया लेकिन मुझे छू नहीं सका। उसने 2-3 बार कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा। गुस्से में जुनैद कमरे का सारा सामान फेंकने लगा। शाहीन जुनैद का ऐसा रूप देखकर हैरान थी। मैंने शाहीन से कहा, देखो शाहीन, मैंने कहा था ना कि इस लड़के में कुछ गड़बड़ है। ये लड़का नहीं है, ये जिन्न है। शाहीन बहुत ही गौर से जुनैद को देख रही थी। शायद वह मेरी बातों पर विश्वास कर रही थी। जुनैद को मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बिना देरी किए शाहीन का गला पकड़ लिया और दबाने लगा। वह मुझसे बोला, देख अहमद, इस तावीज़ को उतार दे वरना मैं शाहीन को मार दूंगा। मैं शाहीन को बचाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था लेकिन जुनैद उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वही जब मैं जुनैद को छूने जा रहा था तो मैं भी उसे छू नहीं पा रहा था। मेरे लिए मजबूरी की बात थी, इसलिए हार कर मुझे वह ताबीज़ अपने गले से उतारना पड़ा। और बस फिर क्या था, मेरे ताबीज़ उतारने की देरी थी। जुनैद ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। 4 साल के बच्चे में इतनी ताकत थी कि उसने मुझे उठाकर 2-3 पटकियां दे दी थीं जिससे मेरी हड्डियों में चोटें आई थीं। शाहीन को अब मेरी बात पर लगभग विश्वास हो चुका था। शाहीन यह बात समझ चुकी थी कि जुनैद जिन्न है, इसीलिए इसे इन तबीज़ों से दिक्कत हो रही है। मेरी जान खतरे में देख शाहीन तुरंत घर से बाहर भाग गई और इमाम साहब के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। इमाम साहब बिना देरी मौलाना साहब को घर ले आए। जब वे घर आए तो देखा कि मैं अपने कमरे में अधमरा पड़ा हूं। उस समय जुनैद कहाँ था मैं नहीं जानता, लेकिन वह मेरे सामने नहीं था। शाहीन ने मुझे पानी पिलाया और मेरी हालत दुरुस्त की। मौलाना जावेद ने मुझे जुनैद के बारे में पूछा तो मैं उनसे कहा कि मैं नहीं जानता कि वह कहाँ गया, लेकिन उसने मुझे बहुत मारा। इसके बाद मौलाना जावेद और इमाम साहब ने जुनैद को पूरे घर में ढूंढा, वह कहीं नहीं मिला। मौलाना जावेद ने कहा, अरे अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे, हमारे लिए ये काम तो और मुश्किल हो गया। मौलाना जावेद ने इमाम साहब से एक कटोरे में थोड़ा पानी लाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने कुरान की कुछ आयतें उस पानी पर दम की और वह पानी हम सभी को पिलाया। एक बार फिर मौलाना जावेद ने कहा, यह ताबीज़ पहन लो। मौलाना जावेद ने इमाम साहब से कहा, बाहर का मेन दरवाज़ा खोलकर अंदर आकर बैठ जाओ। इमाम साहब ने वैसे ही किया। हम सब बरामदे में बैठे हुए थे। मौलाना जावेद ने कुछ अगरबत्तियां जलाईं और ज़मीन पर बैठकर मन में कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे। कुछ ही देर में हमने जुनैद को घर में घुसते हुए देखा। वह बहुत ही गुस्से में था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। मौलाना जावेद ने इमाम साहब को दरवाज़ा बंद करने का इशारा किया। इमाम साहब जल्दी से जाकर बाहर का दरवाज़ा बंद करके आए। मौलाना जावेद ने गुस्से में जुनैद से कहा, इधर आ। जुनैद गुस्से में मौलाना साहब के सामने आ गया। शाहीन की आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे क्योंकि उसने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। मौलाना जावेद ने जुनैद से पूछा, बता तू कौन है और यहाँ क्यों आया है। जुनैद अभी भी गुस्से में सबको देख रहा था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मौलाना जावेद ने 2-3 बार पूछा तो बरामदे का सामान अपने आप एक एक कर गिरने लगा। इसके बाद मौलाना जावेद ने उसी पानी की कुछ बूंदें जुनैद पर छिड़की जो कुछ देर पहले सभी को पीने के लिए दिया था। इसके बाद जुनैद ने कहा, मैं कमरुद्दीन हूँ, मैं एक जिन्न हूँ। मौलाना ने पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है, इनके घर क्यों आया है। जुनैद ने कहा, क्योंकि मैं अकेला था। मौलाना ने पूछा, तेरे गिरोह के लोग कहाँ गए और तू अकेला कैसे हो गया। इस पर जुनैद ने जो बताया उसे सुनकर मैं भी हैरान रह गया था। जुनैद ने बताया, मैं मुसलमान कबीले का ही जिन्न था। हमारी भी एक दुनिया थी और अभी भी है, लेकिन मैं इंसानों के बीच की दुनिया में फंस चुका हूँ। हम उन जिन्हों में से हैं जो कि इंसान का शरीर ले सकते हैं, इंसान की शक्ल में अपनी शक्ल को तब्दील कर सकते थे। लेकिन यह काम मुझ जैसे छोटे जिन्न का नहीं था। यह काम भी किसी बड़े जिन्न के बस की बात ही थी, क्योंकि इंसान की शक्ल में आने के बाद हमें अपनी शक्ल में भी वापस जाना होता है। उसके लिए भी हमें कई अमल करने पड़ते हैं।
तब जाकर हम इंसानी शरीर ले पाते हैं या फिर वापस अपने शरीर में जा पाते हैं। जिस तरह से हमारी एक अलग दुनिया है, हमारे भी लोग हैं, हमारा भी परिवार है। मेरे अब्बा जो कि इंसानी शक्ल लेने में माहिर है, मैं भी उनकी तरह ही बनना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह से फंस जाऊंगा। मैंने उनकी एक किताब देखी थी जिनमें वह सभी अमल लिखे थे जिससे कि हम इंसानी शरीर में या किसी दूसरे शरीर में बदल सकते हैं। वह किताब तो मैंने पढ़ ली और मैं इंसानी शक्ल में आ गया, लेकिन मुझे वापस अपनी शक्ल में जाने का अमल नहीं पता था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। इसके अलावा मैंने जानवर के रूप ले लिए, लेकिन मैं अपने रूप में वापस नहीं जा पाया। अब मुझे मेरे जिन्स के लोग नहीं पहचान पाएंगे। मैं फंस चुका हूं। मैंने इंसानी शरीर ले तो लिया था, लेकिन मैं वापस जिन्न नहीं बन पा रहा था। इसी के चलते मुझे इंसानी दुनिया में जगह जगह भटकना पड़ा। मैं जंगलों में भटकता रहा। जब मैं सड़कों पर आया तब मैं बहुत घबरा गया। सब तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां चल रही थी। मैं इसी तरह भटकते भटकते कई गांव, कई शहर पहुंचा, लेकिन मुझे कहीं भी ठिकाना नहीं मिला। लोग मुझे नहीं अपनाते थे। जब मुझे भूख लगती थी तो मैं खाना मांगता था। कभी कोई खाना दे देता था और कभी कोई नहीं देता था, और उस खाने से मेरा पेट भी नहीं भरता था। एक दिन मैं एक हाईवे पर भटक रहा था, तभी मुझे अहमद दिखाई दिया। मुझे कार में बैठा एक शख्स दिखाई दिया। मैंने उससे खाने के लिए कुछ मांगा, लेकिन उसने मुझे बहुत जोर से धक्का दे दिया। मेरे सिर पर चोट लग गई। वो आदमी तब भी नहीं रुका और कार से निकलकर मुझे एक थप्पड़ मार दिया। फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने उसकी कार का एक्सीडेंट करा दिया। अहमद ने भी मुझे देखा था और मेरे पास आकर मुझसे मेरा हाल चाल पूछा। तब मुझे पता चला कि दुनिया के इंसान के इतने भी बुरे नहीं हैं। अभी तक मुझसे किसी ने भी मेरे बारे में नहीं पूछा था, ना ही किसी को मेरी फिक्र हुई थी, लेकिन अहमद ने मुझे अपने कपड़े दिए और मुझे अपने साथ आने की इजाज़त भी दे दी। और जब मैं यहाँ आया तो शाहीन, जिसने मुझे माँ का प्यार दिया, वह बिल्कुल मेरी माँ के जैसे मुझे प्यार करती है। मुझे नहीं पता कि अब मैं अपनी दुनिया में वापस लौट पाऊंगा या नहीं। इसीलिए मैंने शाहीन को ही अपनी माँ माना और अब मैं हमेशा शाहीन के साथ ही रहूंगा। वह मुझे बहुत प्यार करती है। मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और जो कोई भी मुझे शाहीन से अलग करने की कोशिश करेगा या शाहीन को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे मैंने नूरी को और सफिया को मार दिया, वैसे ही मैं सबको मार दूंगा, चाहे वह अहमद हो या फिर तू ही क्यों ना हो। जुनैद की ये बातें सुनकर शाहीन रोने लगी थी। आखिर वो भी उसे माँ का ही प्यार दे रही थी, लेकिन ये कुदरत के खिलाफ था। मौलाना ने कहा, तुझे इतना हक नहीं है कि तू किसी का कत्ल कर सके। अगर तूने शाहीन को अपनी माँ माना था तो इसका परिवार तेरा परिवार भी था। तू एक बुरा जिन्न है, तू अल्लाह का नाफरमान है। अगर सच में तुझे शाहीन से मोहब्बत है तो इसे और इसके परिवार को छोड़ दे। जुनैद कहता है, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये अम्मी भी बहुत प्यार करती है। मौलाना कहते हैं, देखो, हमें पता है तुम बेसहारा हो, लेकिन मैं तुम्हें वापस तुम्हारे परिवार के पास पहुंचा दूंगा। जिन्न और इंसान एक परिवार में भला कैसे रह सकते हैं? कल को तुम बड़े होगे, तुम्हें अपना परिवार भी बनाना है। ऐसे में तुम किसी इंसानी जिन्स की लड़की के साथ नहीं रह सकते। ये कुदरत के खिलाफ है। तुम्हें आने वाले वक्त में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर यही है कि तुम अपने लोगों में लौट जाओ और तुम्हें तुम्हारे परिवार तक पहुंचाने में मैं मदद करूंगा। मौलाना की इस बात पर जुनैद शाहीन की तरफ देखता है और कहता है, मैं अपनी अम्मी से पूछता हूं कि क्या वो मुझे वापस भेजना चाहती हैं। शाहीन चुप थी। फिर मैंने शाहीन को समझाया कि उसके असली लोग जिन्न ही हैं, हम नहीं। हालांकि शाहीन का मन जुनैद से अलग होने का नहीं था, लेकिन जब वह नूरी भाभी और साफिया की मौत को याद करती है तो सिहर जाती है। इसीलिए न चाहते हुए भी शाहीन ने जुनैद को वापस उसके लोगों के पास भेजने के लिए हामी भर दी, और सही भी यही था कि जुनैद अपने लोगों में वापस जाए, वरना उसका गुस्सा हम इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद जुनैद ने भरी आंखों से कहा, ठीक है,
मैं आपको उस जगह ले जाता हूं जहां मैंने वो अमल किया था जिससे मैं इंसान के शरीर में बदल गया था, लेकिन मैं नहीं जानता कि मेरा परिवार अब कहां होगा। इसके बाद मौलाना साहब कहते हैं, ठीक है, हमें अभी लेकर चलो। जाते जाते जुनैद ने कहा, मैं एक बार अम्मी से गले मिलना चाहता हूं, क्या मुझे इजाजत है? शाहीन ये सुनकर फफक फफक कर रोने लगी। सिर्फ वही नहीं, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने मौलाना की तरफ नजर भर कर देखा, क्योंकि मैं भी चाहता था कि एक आखिरी बार शाहीन जुनैद से अच्छी तरह मिल ले। मौलाना ने कहा, हाँ तुम मिल सकते हो, लेकिन अगर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये मत भूलना कि मैं अल्लाह की ताकत से तुम्हें खत्म करने की हिम्मत रखता हूं। जुनैद चुपचाप शाहीन के पास आता है और उससे लिपट कर रोने लगता है। ये मंजर देखकर मुझे भी रोना आ रहा था। लेकिन इसके बाद जुनैद हमें जम्मू की ऐसी वादियों में ले गया जहां दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। घने पेड़ों के बीच चलते चलते हमें रात हो गई थी, लेकिन अभी और आगे जाना था। काफी चलने के बाद जुनैद एक झील के पास रुका और बोला, जब मैं इंसानी शरीर में आया था तो मैं यहीं इसी झील के पास खड़ा था। इसके बाद मौलाना ने जुनैद को एक जगह खड़े रहने को कहा और उस पर कुछ पढ़कर फूंकने लगे। उन्होंने ये क्रिया 7 बार की। इसके बाद उन्होंने पास की ही झील का पानी एक पीतल के बर्तन में लिया और फिर उस पर कुछ दम किया। वह पानी जुनैद को पीने के लिए दिया। जुनैद ने जैसे ही वह पानी पिया, उसके शरीर में दर्द उठने लगा। इसके बाद मौलाना ने कहा, हम तुम्हें जिन्न में बदलते हुए नहीं देख सकते, इससे तुम्हें और तकलीफ हो सकती है। हम फिलहाल यहां से जा रहे हैं, तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और मैं तुम्हें कुछ वजीफे बता रहा हूं। ये वजीफे यहां रहकर तुम्हें 7 दिन तक करने हैं। उसके बाद तुम्हें तुम्हारे माँ बाप मिल जाएंगे। 7 दिन तक तुम्हारा खाना पानी यहां आता रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि 8वें दिन तुम अपने परिवार के साथ होगे। इसके बाद मौलाना साहब ने एक छोटी सी पर्ची पर कुछ लिखकर जुनैद के हाथों में दे दिया और हम सभी को वहां से वापस घर ले आए। अब इसके बाद जुनैद को उसका परिवार मिला या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूं कि मैं 7 दिन तक वहां पर जुनैद के लिए खाना लेकर जाता रहा और झील के पास खाने को रख देता था। अगले दिन वह खाना वहां नहीं मिलता था। इन 7 दिनों में मैंने वहां किसी और इंसान की कोई मौजूदगी नहीं देखी थी, इसलिए मैं यह बात पक्के तौर पर कह सकता हूं कि वह खाना जुनैद ही खाता था। अपने मन को शांत करने के लिए मैंने 8वें दिन भी वहां खाना रखा, लेकिन वह खाना वहां से गायब नहीं हुआ था। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जुनैद अपने परिवार के साथ चला गया होगा। आज भी शाहीन को जब जुनैद की याद आती है तो वह रोने लगती है। मुझे भी बहुत अफसोस होता है कि इन जिनों का भी एक परिवार होता है, इनमें भी एहसास होते हैं। खैर जो भी है, बस अपनी जिंदगी में मैंने इतना सीखा है कि अकेली राह पर चलना इतना आसान नहीं होता है। आप भले ही किसी की मदद करने के लिए जा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वह आपको नुकसान पहुंचा दे, जैसे कि मेरे साथ हुआ। आज मैं अपनी भाभी की उन दोनों लड़कियों को पाल रहा हूं। शाहीन ने उन्हें अपना बच्चा ही मान रखा है और वह दोनों लड़कियां शाहीन को चाची नहीं बल्कि अम्मी ही कहती हैं। तो साथियों, हमारी आज की स्टोरी यहीं पर पूरी होती है और आज की जो घटना अहमद के साथ घटित हुई है, ये किसी के साथ भी घटित हो सकती है, क्योंकि हम अक्सर अनजान राहों पर मिलने वाले लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और हम इंसानी फर्ज को निभाते हुए उनकी मदद करने की सोचते हैं। लेकिन कई बार ऐसे जिन्न या कोई आत्मा, भूत, प्रेत, चुड़ैल कुछ भी हो सकती है जो किसी भी छलावे के रूप में हमारे सामने आ जाती है। और ट्रक ड्राइवर के साथ तो ऐसी चीजें ज्यादातर होती ही रहती हैं, क्योंकि एक वही होते हैं जो रातों के अंदर सफर करते हैं। और ये तो आपने सुना ही होगा कि आधी रात के समय ही बुरी ताकतों की शक्तियां बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं और यह अपने सबसे भयानक रूप में होती है। तो आधी रात को जब तक आप श्योर ना हो, तब तक अकेले किसी की भी मदद करने के लिए ना उतरे, क्योंकि भूत, प्रेत या चुड़ैल ही नहीं बल्कि कोई डाकू या चोर भी आपको लूट सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। हालांकि काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं
जो आखिर तक कहानी को सुनते हैं। अगर आप कहानी को अंत तक सुन रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मैं आपका नाम अगली स्टोरी में लेने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम लेते हैं। विजय वर्मा, बिहार। मानी सोही, बठिंडा। ललित भारद्वाज, ओम प्रकाश पटेल, वाराणसी। अर्पणा गुरुंग, बेंगलोर। रमेश बोहरा, असम। सागर, नासिक। यूएस तिवारी लोहारी, सिरसा, प्रयागराज। सिद्धार्थ पांडे, उत्तर प्रदेश। ज्योति मस्तूद, सांगली। उमाशंकर, दिल्ली। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले स्टोरी पर।